नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और हमारे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड आयोग द्वारा, ठीक है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जितने भी एग्जाम आपके लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सभी की दृष्टि से आज हम उत्तराखंड का इतिहास भाग 1 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है लेक्चरर एग्जाम प्रवक्ता भर्ती को लेकर उसके सिलेबस बाय सिलेबस हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। जो उत्तराखंड का इतिहास है इसका अध्ययन हम 3 भागों में करेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, उत्तराखंड का इतिहास का बेस बनाएंगे और उसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, फिर ऐतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर उसके पश्चात हम क्या ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, जहां से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी तैयारी के साथ साथ अपना क्या कर सकते हो, अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए जुड़िए और वीडियो आपको पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी आपके रिस्पांस पर इसका दूसरा भाग ही जल्द आपके समक्ष क्या होगा, प्रस्तुत होने वाला है। वीडियो मुख्य उद्देश्य उन साथियों के लिए बनाया गया है जो क्या है दूर दराज क्षेत्रों में क्या करते हैं, रहकर अपना क्या कर रहे हैं, एक अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड का इतिहास, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और जितना भी महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं उत्तराखंड की, तो आपको पता है उत्तराखंड पहले किसका, उत्तर प्रदेश का ही भाग था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, तब इसे उत्तरांचल कहा जाता है। तब फिर इसका नाम 2007 से क्या पड़ा, उत्तराखंड पड़ा। पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था जब यूपी में था, यूपी से अलग हुआ 2006 या 7 से, ठीक है, 7 से क्या हुआ, उत्तराखंड इसका नाम हो गया। तो वही उत्तराखंड आपको पता है इसके 2 डिवीजन है, एक आपका क्या है गढ़वाल मंडल, एक है कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में आपको कितने जिले जिसे केदारखंड कहा जाता है, मानस खंड में कितने जिले जिसे कुमाऊं मंडल कहा जाता है, तो वही हम उत्तराखंड का इतिहास जानने वाले हैं। तो उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटौच हो गया, यशोधर मठवाल हो गए, कांति प्रसाद मदन भट्ट एवं शिव प्रसाद डबराल आदि विद्वानों को जाता है। देख, जैसे आप भारत के इतिहास में अलग अलग क्या पढ़ते हैं, इतिहासकारों के बारे में जानते हैं, वैसे ही अगर हम उत्तराखंड के पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने की बात करूं तो उसमें पहला नाम किसका आता है, यशवंत सिंह कटौच का आता है, फिर यशोधर मठपाल का आता है, तीसरा कांति प्रसाद भट्ट, कांति प्रसाद हो गया, चौथा आपका मदन भट्ट हो गया, उसके बाद आपका शिव प्रसाद डबराल आदि विद्वानों का इनमें क्या है, नाम प्रमुख है। अगर पूछेगा आपसे क्या उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक पूछेगा तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे, हेनवुड को माना जाता है। किसे माना जाता है, हेनवुड में को उत्तराखंड का क्या माना जाता है, पुरातत्व का जनक माना जाता है। हेनवुड ने 1856 ईस्वी में देवीधुरा में महापाषाण कालीन, क्या होता है, महापाषाण कालीन, महा मतलब होता है बड़ा, ठीक है, पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है, तो बड़ा पत्थर पुरा अवशेषों की खोज की थी, एक बड़े से पत्थर, ठीक है, महापाषाण कालीन पुरा अवशेषों की खोज कहां पे, देवीधुरा में, कब, 1856 में, किसके द्वारा, हेनवुड ने, किसके द्वारा, हेनवुड द्वारा, कब, 1856 में देवीधुरा में महापाषाण पुरा अवशेषों की खोज की, जिन्हें क्या उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद आपको बता देता हूं क्या, कहां, बहादुराबाद कहां पड़ता है, हरिद्वार में, ठीक है, बहादुराबाद कहां, हरिद्वार में ताम्र उपकरण एवं मृद भांड, ताम्र मतलब कि तांबे के उपकरण बर्तन हो गए, मृद भांड होता है, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन की खोज 1951 में हुई थी। कब, 1951 में हरिद्वार के बहादुराबाद में क्या ताम्र उपकरण खोजे गए, उसी के साथ साथ क्या मृद भांडों की खोज भी हरिद्वार के बहादुराबाद में की गई थी। उसके बाद नया एक ईयर बाद क्या होता है, 1952 से 53 ईस्वी में किसने, यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की भी
खोज की थी तुरंत 1 साल बाद, ठीक है। 52 से 53 में किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। कहा? हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की क्या की? इन्होंने खोज की थी। अल्मोड़ा, जिसे आलमगीर भी कहते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा बाल मिठाइयों का घर, ठीक है, ताम्र नगरी हो गया। तो वही अल्मोड़ा की रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की? यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। वही रामगंगा घाटी के नौला ग्राम, ठीक है। कहाँ? रामगंगा घाटी में पड़ता है नौला ग्राम में क्या कफ मार्क्स की खोज भी किसके द्वारा? यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। तो ये आपका थोड़ी बेस है। अब आपका सिलेबस में है उत्तराखंड के क्या पूरा प्रजातियों के बारे में, जातियों के बारे में पहले भी हमने एक वीडियो में जाना है, फिर से हम क्या जानेंगे? उत्तराखंड में जो पूरा प्रजातियां हैं इनके बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कोल प्रजाति के बारे में। उत्तराखंड में जो कोल प्रजाति के बारे में जानते हैं, यह क्या उत्तराखंड में आने वाली क्या थी? प्रथम प्रजाति अगर पूछेगा तो कोल प्रजाति का समूह उत्तराखंड में पहली बार आता है। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कैसे होते हैं? कुरूप होते हैं। कुरूप मतलब कि भद्दे होते हैं, दिखने में अच्छे नहीं होते हैं। कौन कोल प्रजाति के लोग? आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में प्रथम कौन से प्रजाति के का समूह आया? तो कोल प्रजाति का समूह आया। ये लोग देखने में क्या होते हैं? दिखने में कुरूप भद्दे होते हैं। साहित्य ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंड या सबन नाम से मिलता है। देखो आपसे पूछेगा कि साहित्य ग्रंथों में कोलों का वर्णन किस नाम से मिलता है? मुंड या सबर के नाम से इनका वर्णन साहित्य में मिलता है। और उसी के साथ साथ कोल प्रजाति की बात करूं, लिंग पूजा भी करते थे। कोल प्रजाति नाग पूजा भी करते थे, ठीक है। लिंग पूजा के साथ साथ ये क्या करते थे? नाग पूजा भी करते थे। कोल जो उत्तराखंड में आने वाली पहली क्या थी? प्रजाति समूह की। वही कुमार या कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है। जो कुमार या कुमारी प्रथा है, किस प्रजाति से इसका उद्भव माना जाता है? कोल प्रजाति से माना जाता है। इस प्रथा में क्या मोटांटिक प्रभाव दिखता है? आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रजाति में मोटांटिक प्रभाव दिखता है, दिखाई देता है? तो कोल प्रजाति में क्या मोटांटिक प्रभाव भी दिखाई देता है। शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम क्या जाति मानते हैं? शिव प्रसाद डबराल की पुरातत्व हमने बताया कि ये क्या मानते हैं? जो कोल या मुंड जाति है, जो सबर जाति है, हिमालय क्षेत्र की क्या है? प्राचीनतम जाति है मानते हैं, ठीक है। कोल प्रजाति कंप्लीट। अब हम जानेंगे किरात प्रजाति के बारे में। किसका जो दूसरा प्रजाति है क्या किरात प्रजाति है, इसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों का अधिपत्य हुआ, ठीक है। कोल के बाद कौन आते हैं उत्तराखंड में? किरात जाति आती है, इनका अधिपत्य हुआ। महरू उडियाल का संबंध भी रामगंगा घाटी से है। उसी कोल प्रजाति के साथ साथ जो महरू उडियाल है उसका संबंध किससे? रामगंगा घाटी से है। वही अगर बात करें तो चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य, ठीक है, HND हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा श्रीनगर के थापली व उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। ये आपके लिए बीच में आपके लिए क्या एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड किया हुआ है। देखो नेक्स्ट अगर बात करूं, कुमाऊं विश्वविद्यालय में रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 ईस्वी को MP जोशी तथा DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन का कार्य भी शुरू करवाया था। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरण पूछेगा तो सर्वाधिक क्या यहाँ क्या मिलते हैं? लौह फलक प्राप्त होते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक लौह उपकरण में क्या लौह फलक यहाँ क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। उनमें से भी अगर बात करूं 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज 1999 ईस्वी में कहां की गई? नैनीताल में की गई थी, ठीक है। 5 ताम्र मानव आकृतियां कहां मिली? 1999 में नैनीताल में इनकी खोज की गई थी। वहीं अगर आगे बात करूं मंगोली शैलचित्र एवं खूटी नाला से पाषाण युगीन अवशेष नैनीताल से प्राप्त हुए। और 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण कसार देवी सैला से अल्मोड़ा से प्राप्त हुए। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से जो 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण किस स्थान से प्राप्त हुए? तो कसार देवी अल्मोड़ा से। ये क्या सैला शैल मतलब होते हैं पत्थर, शैल मतलब उनके चित्र कहां से? अल्मोड़ा की देवीधुरा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रिशुजन का शासन था। किसका था? त्रिशुजन का
शासन का। उसके बाद महास्म संस्कृति आती है। क्या महास्म संस्कृति आती है? महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त होती है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस स्थान से महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां प्राप्त होती हैं? तो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से क्या होती है? महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां प्राप्त होते हैं। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग 200 क्या मिले हैं? कफ मार्क्स की प्राप्ति हुई है। कहां से? द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से कितने कफ मार्क्स? 200 कफ मार्क्स की यहां से प्राप्ति हुई है। महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज 1876 ईस्वी में रॉबर्ट कर्नल द्वारा की गई थी। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से महास्म संस्कृति के आकृतियों की खोज 1876 में किस इतिहासकार द्वारा किया गया या किस पुरातत्व द्वारा किया गया था? पुरातत्वविद द्वारा किया गया था। तो रॉबर्ट कर्नल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कफ मार्क्स का संबंध महास्म संस्कृति से है, जिसका सर्वप्रथम बार उल्लेख कहां? कर्नल के द्वारा किया गया था। कुमाऊं से प्राप्त महास्म कालीन कफ मार्क्स को 7 प्रकार में विभाजित किया जाता है। आइए जानेंगे उन 7 प्रकारों को भी हम अभी चर्चा परिचर्चा आगे करेंगे। रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने क्या 73 कफ मार्क्स की खोज की थी? किसने? यशोधर मठपाल ने। कहा? रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में। देवीधुरा में कफ मार्क्स की खोज डॉक्टर जोशी ने की थी। नयार घाटी में कफ मार्क्स की खोज डॉक्टर कठोच ने की थी। ठीक है, अब वही हमने किरात के बारे में जाना था। तो अब आपके लिए किरातों के लिए एक महत्वपूर्ण और हमने ऐड किया है। किरातों को किन्नर या कीर भी कहा जाता है। देखो पूरा मिक्स वीडियो है। ठीक है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। आपके लिए ऐसा कंटेंट है जो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, स्कंद पुराण में किरातों को भीम या भिल्ल भी कहा गया है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे स्कंद पुराण में भीम या भिल्ल कहा गया है? किरातों को। ठीक है, किरातों की भाषा पूछेगा तो किरातों की भाषा क्या थी? बताओ मुझे, किरातों की भाषा क्या थी? इनकी भाषा बोली क्या थी? मुंडा थी। क्या थी इनकी भाषा व बोली? क्या थी? मुंडा थी। किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति थी। ये घूमते थे अपने पशुओं को साथ लेके। आखेटक मतलब होता है शिकार करना। भ्रमण करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। महाभारत के वर्ण पर्व के अनुसार किरातों ने। वहीं आगे अगर हम चर्चा परिचर्चा करें तो बाण भट्ट की कादंबरी में इस क्षेत्र में किरातों के निवास स्थान की पुष्टि भी करती है। बाण भट्ट की किसकी कादंबरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की है। इस क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करती है बाण भट्ट की कादंबरी। कालिदास का रघुवंशम आपको पता है क्या है? महाकाव्य। और अगर पूछेगा अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ऋतु संहार हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया। ठीक है, ये सब किसके हैं? कालिदास के हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, तो कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन भी मिलता है। इतना आपको क्या करना है? याद करना है। वर्तमान में अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थानों पर किरातों के वंशज रहते हैं। कहाँ? वर्तमान में अस्कोट हो गया, डीडीहाट नामक स्थानों पर क्या किरातों के वंशज का क्या है? निवास स्थान है। ठीक है, चौथी जाति आपकी क्या है? खस जाति है। हम खस जाति के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। किरातों के बाद कौन? खस जाति। पहले हमारी कौन आई? कोल जाति आई। ठीक है, हमने कोल प्रजाति के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपका क्या आता है? किरात आता है। और किरातों का अधिपत्य समाप्त होता है तो इसके बाद कौन से आते हैं? आपके खस जाति का प्रभाव हमें यहाँ दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं खस जाति के बारे में। जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है उन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। खस जाति के बारे में तो बात करूं तो महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। ठीक है, महाभारत के जो सभा पर्व है उसके अनुसार क्या जो खस लोग हैं ये क्या युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। राजशेखर के काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का क्या था? राज्य हुआ करता था। 1885 में 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, 1885 में क्या खसों को किस वर्ग में? शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। घर जवाई रखने की प्रथा खसों में प्रचलित है। ठीक है, घर जवाई रखने की प्रथा किसमें?
खसों में प्रचलित है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति में घर जवाई रखने की प्रथा प्रचलित है, तो खस जाति आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती है, ठीक है। खसों की जो विधवा होती है किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती है, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से टिकुआ प्रथा किस जाति के से संबंधित है, तो टिकुआ प्रथा खस जाति से है, ठीक है। खस जाति की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती है, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा लेना है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। झटेला प्रथा भी किसमें, खसों में। टिकुआ हो गया, झटेला हो गया, ठीक है, ये किसमें, ये सब खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता है, झटेला कहा जाता है, जो खस जाति में क्या थी, प्रचलित थी। खस प्रजाति के लोग अपने ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे। जो खस प्रजाति के लोग थे अपने ज्येष्ठ पुत्री को कहा मंदिरों में क्या कर देते थे, दान कर देते थे। खसों में पशु बलि प्रथा भी प्रचलित थी, ठीक है। खसों में क्या, पशु बलि प्रथा भी इनमें क्या थी, प्रचलित थी। भोटांतिक या शौका प्रजाति के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। भोटांतिक या शौका प्रजाति एक व्यापारिक प्रजाति कहा जाता है इन्हें, जो कहा बताओ, भोटांतिक एवं इन्हें क्या कहा जाता है, व्यापारिक एवं क्या कहा जाता है, बड़ा घूमंत प्रजाति कहा जाता है। किसे, शौका या किसे, शौका प्रजाति को, ठीक है। अब देखते हैं, हम चर्चा करेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में, ठीक है। यहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में परिचर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए और क्या है इंपोर्टेंट, भोटांतिक है, उनके बारे में हम और थोड़ी परिचर्चा कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं भोटांतिक के बारे में। तो भोटांतिकों के समूह को कुंच भी कहा जाता था। भोटांतिकों के समूह को क्या कहा जाता था, कुंच भी कहा जाता था। और भोटांतिकों की अनेक उपप्रजातियां भी थी, जो निम्न है, जिन्हें क्या क्या नाम से जाना जाता है, गरियाल नाम से, गुजियाल नाम से, ठीक है। गरियाल याद रखना, गुजियाल याद रखना। और भी आपके इनकी क्या है, मरतोलिया हो गया, टोलिया हो गया, पांगसी आदि किसकी उपप्रजातियां हैं, ये भोटांतिकों की उप प्रजाति है। भोटांतिकों की उप प्रजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। किसमें, राठ या संगोत्र में विभक्त थी। राठ को भोटिया लोग बिरादरी या सूचक मानते थे। जो राठ थे इसे भोटिया लोग क्या, बिरादरी का सूचक मानते थे। राठ के अंदर आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे, ठीक है। जो बिरादरी में आने वाले लोग थे उनमें वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। रण बड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में है। आपसे पूछेगा रण बड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले किस प्रजाति में है, भोटांतिकों के अंतर्गत क्या है, प्रथा है, जिसे रण भण के नाम से, रण या बड़ नाम से जाना जाता है। भोटिया लोग घूरमा देवता की पूजा वर्षा के देवता के रूप में करते थे। जो भोटिया लोग हैं घूरमा देवता की पूजा करते थे, किसके रूप में, वर्षा के देवता के रूप में करते थे। वहीं अगर आगे हम परिचर्चा करूं तो भोटिया लोग घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के संबंध में करते थे। भोटिया लोग घबला देवता से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करती थी, तो भोटिया लोग करती थी, ठीक है। भोटांतिक जिन्हें हम कह रहे हैं। अब हम जानेंगे उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड के इतिहास को कितने भागों में, 3 भागों में विभक्त किया गया है। उत्तराखंड के इतिहास को कितने, 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में परिचर्चा करेंगे। उत्तराखंड का इतिहास में हम किसके बारे में जानेंगे, हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, और उसी के साथ साथ हम क्या ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। यही 3 आपके लिए काल इतिहास की दृष्टि से क्या होते हैं, उत्तराखंड में महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम पहला जो काल है प्रागैतिहासिक काल की बात करें, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या आते हैं, जो यहाँ के शैल चित्र थे, शैलाश्रय हैं, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक स्थल में जो सबसे पहला नाम आता है लाखू गुफा आता है, ठीक है, लाखू गुफा आता है।
तो लाख गुफा के बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो लाख गुफा की खोज कब 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने की थी। ठीक है, लाखों गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा के बालूसिना के पास दलबेंड नामक स्थान पे है लाखों गुफा, जिसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर MP जोशी ने 1968 में की थी। ठीक है, लाखों गुफा सुयान नदी के तट पे है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से लाखों गुफा किस नदी के तट पे? तो सुयान नदी के तट पे लाखों गुफा स्थित है। यहाँ पशुओं व मानवों के रंगीन शैलाचित्र प्राप्त हुए। पशुओं और मानव के रंगीन शैलाचित्र कहाँ से? लाखों गुफा से प्राप्त हुए हैं। लाखों गुफा के शैलाचित्र में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। इंपोर्टेंट है, जो यहाँ के शैलचित्र हैं उनमें क्या 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। और जो लाखों गुफा के चित्र हैं इनकी तुलना कहाँ? भीमबेटका से की गई है। ठीक है, भीमबेटका से की गई है। देखो भीमबेटका के चित्र आज भी हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब तो धुंधला होने लग गए हैं वर्षा की वजह से। क्यों दिखाई देते थे? क्योंकि उस समय जो क्या था, खनिज थे, पौधे थे, उनको कूट कूट के पीस पीस के इन चित्रों का निर्माण किया गया था, जो आज भी हमें क्या होते हैं, दिखते हैं। तो वही भीमबेटका के चित्र कहाँ, वैसे ही चित्रों की तुलना कहाँ की गई है कि हमारे अल्मोड़ा के लाखों गुफा में भी मिलते हैं। ठीक है, देखो अगर बताता हूं तो यहाँ नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय है जिसमें वह चित्र पाए गए हैं। ठीक है, दूसरा प्रागैतिहासिक स्थल किन्नी गांव है। किन्नी गांव कहाँ पे है? तो चमोली में थराली के पास पिंडर नदी के तट पर बसा है। पिंडर नदी पिंडार ग्लेशियर से होते हुए, ठीक है, बागेश्वर के पहले ही आपको बता दूं तो ये कहाँ, बदियाकोट से होते हुए आपके कहाँ, ये कर्णप्रयाग में किसके साथ, अलकनंदा के साथ अपना संगम बनाती है पिंडार नदी। तो वही पिंडार के बगल तट पे बसा हुआ है चमोली थराली, तो वही यह किन्नी गांव प्राप्त है। यहाँ से सफेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछेगा किस प्रागैतिहासिक काल से सफेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किन्नी गांव। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है मलारी गांव। मलारी गांव के बारे में बताऊं तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2001 तथा 1983 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया और यहाँ एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला जिसकी पहचान हिमालयी पशु जुबू के तौर पर की गई थी। ठीक है, हेमवती नंदन भगवान विश्वविद्यालय, ठीक है, 2001 और 1983 में मलारी गांव का इन्होंने सर्वेक्षण किया। यहाँ इन्हें एक पशु का कंकाल तंत्र मिला जिसकी इन्होंने किससे तुलना की है? यह क्या था, हिमालय का एक पशु था, पशु का नाम इन्होंने क्या, जुबू के तौर पर की है। मलारी गांव चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। यहाँ से 5.2 इंपोर्टेंट है, 5.2 किलोग्राम सोने का क्या मिला इन्हें, मुखावरण की प्राप्ति कहाँ से, मलारी गांव से हुई है। नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी में भी मिले हैं। ठीक है, मलारी से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, शिव प्रसाद डबरान ने 1956 में यहाँ समाधान की खोज की है। शिव प्रसाद डबरान ने यहाँ क्या 1956 में समाधान की खोज भी की है। राहुल सांकृत्यायन ने इस समाधानों को खस जाति का बताया है। जो शिव प्रसाद डबरान ने यहाँ 1956 में समाधानों की खोज की, राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा कि ये समाधान किसके हैं, खस जाति के हैं। यहाँ काले व धूसरे रंग के चित्रित मृदभांड भी मिले हैं। काले व धूसर रंग के क्या मिले हैं, धूसर मतलब कि अब धुंधला है, काले रंग के धुंधला क्या है, मृदभांड मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब हम जो नेक्स्ट आपका क्या है, प्रागैतिहासिक काल है, लेपथाप, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो यह अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अल्मोड़ा में स्थित है। लाल रंग के चित्रित 3 शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुए हैं और मानव को शिकार करते हुए, हाथ में हाथ डालते हुए, नृत्य करते हुए आपको दिखाया गया है। कहां से, तो हमने बताया लेपथाप से। ठीक है, लेपथाप से। नेक्स्ट आपका है पेटसाल। पेटसाल एवं फड़कानौली, ये भी कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा में है। पेटसाल और फड़कानौली, यहाँ से कत्थई रंग की क्या मानव आकृतियां प्राप्त कहाँ से हुई है, पेटसाल से हुई है। पेटसाल की 1989 ईस्वी तथा फड़कानौली की खोज 1985 में हुई थी। फड़कानौली व पेटसाल स्थलों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, डॉक्टर यशोधर मठपाल को। किसे, डॉक्टर यशोधर मठपाल को दिया जाता है। यहाँ के शैलचित्र का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य का नृतक था। क्या था, जो पेटसाल से क्या मिला है, फड़कानौली पेटसाल में सामूहिक नृत्य करते हुए नृतकों के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। ये दोनों स्थल कहाँ पे हैं, सुयान नदी प्रवाह के क्षेत्र में स्थित है। सुयान नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है।
फड़कानौली से 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। फड़कानौली से कितने? 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अल्मोड़ा के कालामाटी और मल्ला पैनौली नामक स्थान पर भी प्रागैतिहासिक काल से शैलाचित्र मिले हैं। ठीक है, तो ये पेटसाल और फलसीमा था। नेक्स्ट आपका है फलसीमा। फड़कानौली और पेटसाल पड़ा, अब नेक्स्ट आपका क्या है? फलसीमा। तो आइए जानते हैं, अल्मोड़ा जिले में स्थित फलसीमा नामक स्थान से योग मुद्रा से क्या मिले हैं? मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। फलसीमा में 2 चट्टाने हैं जिन पर 2 कप मार्क्स मिले हैं। कहां से? फलसीमा से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बनकोट। बनकोट कहाँ? पिथौरागढ़ में। तो आइए जानते हैं बनकोट के बारे में। जो मुख्य तथ्य है आपके लिए, यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई। बनकोट से कितने? 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। बनकोट के ताम्र पत्र आकृतियों की खोज 1989 में हुई थी। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है? तो बनकोट से हुई है। राज्य में ताम्र उपकरण बनकोट व बहादुराबाद स्थलों से ही प्राप्त हुए। एक तो ताम्र उपकरण कहां से? बहादुराबाद हरिद्वार से, और दूसरे आप जिसे किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। और दूसरे के कहां से? बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई है। जो बनकोट से मिले क्या है? ताम्र पात्र है ना, इन्हें अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में क्या किया गया है? रखा गया है। नेक्स्ट स्थल आपका क्या है? हुडली है। हुडली, हुडली से आपके लिए इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है? हुडली कहाँ? उत्तरकाशी के यमुना नदी घाटी तट पर है। यहाँ से नीले रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो शैल चित्र प्राप्त हुए उनमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है? तो हुडली जो उत्तरकाशी में है। ठीक है, आज ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत पौराणिक ग्रंथ हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड का जो क्या है? प्रथम क्या है? उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम की बात करें तो हमने बताया बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, केदारखंड आदि से जाना जाता है। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन तथा चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। केदारखंड और मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। वहीं केदारखंड गंगाद्वार से हिमालय तक तमसा व टोंस नदी में क्या बौद्धांचल या नंदाकोटी तक फैला है। 1515 ईस्वी के आसपास अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता, तभी इसका नाम गढ़वाल। 52 गढ़ों को जीता, तब से इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र में असुर राजा संभर के 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी को माना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी किसे? अलकापुरी को माना जाता है। अलकापुरी में मनुष्यों की आदि पूर्वज मनु का भी निवास स्थान था। ठीक है, अलकापुरी में मनुष्यों की, ठीक है, जो आदि पुरुष थे, हमने क्या बताया? अलकापुरी में किसके आदि पूर्वज जो मनु थे उनका भी इनका क्या माना जाता है? निवास स्थान माना जाता है। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास आदि गुफाएं भी स्थित हैं। ठीक है, आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वहां से गंगा के रूप में प्रयाग आगे बहती है, हरिद्वार में आती है। ठीक है, तो देवप्रयाग में श्री राम का एक मंदिर है जिसे रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ श्री राम ने क्या तपस्या की थी? टिहरी के तपोवन नामक स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। देवप्रयाग में राम जी ने तपस्या की थी। रामायण काली बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में ही था। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषपुर या जोशीमठ थी। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया है? भृगतृंग शब्द इसके लिए क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ठीक है, इतना समझ के हैं। तो देखो इंपोर्टेंट चीजें हैं, देखो फास्ट रिवीजन है। ठीक है, फास्ट रिवीजन है। बाकी हमने उत्तराखंड का इतिहास हमने पहले 3 या 4 वीडियो में 1.5 घंटे की क्लास की, वहां इन सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। आज आपके लिए क्या है? फास्ट रिवीजन होने वाला है। ठीक है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का क्या था? आधिपत्य था। कौस्तिक ब्राह्मण ग्रंथ में बद्रिकाश्रम में वाक देवी का निवास स्थान बताया गया है। पुलिंद राजा सुभाव की राजधानी श्रीनगर थी, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़े थे। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है। नेपाल हो गया, केदारखंड हो गया, मानसखंड, कश्मीर व जालंधर। वहीं आपको पता होना चाहिए राजा विराट, जिसकी राजधानी जौनसार के विराटगढ़ी में थी, इसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदारखंड
कहा गया है। ठीक है, आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। ठीक है, बद्राश्रम और कर्णाश्रम कहाँ, तो केदारखंड में। बद्रिकाश्रम कर्णाश्रम महत्व क्यों होता है, क्योंकि ये शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम प्रसंग से संबंधित है, जहां क्या भरत का जन्म हुआ, कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई है। ठीक है, आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। जो आपके लिए इंपोर्टेंट है उन तथ्यों को हम जानेंगे। श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर या वह श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से कहा, गंगाद्वार में हुआ था। गंगाद्वार हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग, हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत काल में गंगाद्वार में नागराज कौरव्य का तथा श्रीनगर में सुबाहु का शासन था। वन पर्व के अनुसार लोमेश ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र आए थे। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के प्राणा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। देवलगढ़ तथा कोलसारी में मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान में मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं, तो देवलगढ़ और कोलसारी से। कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेखित तथा सुमारी से मिली हैं। कर्णाश्रम हमने बताया दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से संबंधित है, जहां भरत का जन्म होता है। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख कहाँ, यहां से प्राप्त होते हैं। और चार कंडारा एक तथा बैना से भी प्राप्त हुए हैं। गुरु विश्वामित्र और मेनका की पुत्री का नाम शकुंतला था। कर्णाश्रम में चक्रवर्ती राजा भरत का जन्म हुआ, हमने बता दिया। कर्णाश्रम किस नदी, मालिनी नदी के तट पर बसा था और यहीं पे क्या कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। कर्णाश्रम को वर्तमान किस नाम से, चौकाघाट नाम से जाना जाता है। कर्णाश्रम में चौकाघाट में बसंत पंचमी के दिन क्या लगता है, मेला लगता है। तो ये कुमाऊं से, ये गढ़वाल के बारे में, केदारखंड के बारे में जाना। अब हम जानते हैं इसी में क्या दूसरा डिवीजन आपका कुमाऊं मंडल है। कुमाऊं मंडल के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्माया कच्छप अवतार हुआ था। ठीक है, कांतेश्वर पर्वत के नाम पर ही मानस कर्ण ने इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा, जो कुर्मांचल संस्कृत नाम आगे चलकर क्या प्राकृतिक में कुर्मू और हिंदी में कुमाऊं बन गया। इसलिए आज इस क्षेत्र को हम कुमाऊं नाम से संबोधित करते हैं। इस क्षेत्र का प्राचीनतम नाम हमने आपको पहले ही बताया, मानसकंद या कुर्मांचल था। वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग जातियां वास करती थी। जाखन देवी का मंदिर अल्मोड़ा में है। यह मंदिर इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। इस क्षेत्र में बिनाग या बेरीनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, बांसुकी नाग आदि नाग मंदिर है, जो यहाँ नाग जाति की पुष्टि करते हैं। नाग मंदिर में सबसे प्रसिद्ध बिनाग या बेनीनाग का नाग मंदिर है, जो पिथौरागढ़ में स्थित है। मानसखंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की थी और कार्तिकेय का जन्म भी यही हुआ था। महाभारत के अनुसार ऋषि धौम्या ने सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में बताया है। उत्तराखंड के अगर प्रमुख लेख पूछेगा तो कालसी से अशोक का मिला है। उत्तराखंड के देहरादून के टोंस नदी, ठीक है, कहाँ टोंस नदी, कौन सी नदी है बताओ मुझे फटाफट। ठीक है, तो राज्य में कालसी, लाखामंडल, सिरोली, माणा और शिलालेख। ठीक है, देवनसार भाबर स्थित लाखामंडल में राजकुमारी ऐश्वर्या का अभिलेख मिला है। उसके अनुसार क्या यमुना उत्पयका में यौगियों का शासन था। देवप्रयाग और क्या कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। नैनीताल और बाड़ावाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। गोपेश्वर और बाड़ाहाट में त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं सदी में नागपति नाग व 12वीं सदी के अशोक चल्ल के त्रिशूल लेख भी मिले हैं। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। अल्मोड़ा सिक्के में कुलिंद शासकों से संबंधित जिनमें क्या शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गोमित्र के नाम लिखित हैं। 3वीं सदी के मुद्रा लेख लोध से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालसी अभिलेख आपको पता है अशोककालीन शिलालेख है। 257 ईस्वी की खोज हुई, मिस्टर फॉरेट ने 1860 में की थी। ठीक है, इस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा, लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है, भाषा कौन सी है, पाली है, दोनों का अलग अलग। देखो लिपि पूछेगा ब्राह्मी, भाषा पूछेगा पाली। ठीक है, इस लेख में अशोक ने घोषणा की थी कि मैंने अपने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों व पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी थी तथा हिंसा को त्यागने की बात
कही थी काल से अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंग और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। यह लेख यमुना व टोंस नदी के संगम पर देहरादून में है। ठीक है, काशी का प्राचीन नाम शुद्ध नगर व कलकूट था। कलकूट कुलिंदों की राजधानी थी। शिलालेख में प्रमुख शब्दावली, इस शिलालेख में आपको पल्लिका किसे कहते थे, छोटे ग्राम को, भृत्य किसे कहते थे, सेवक को, कोटपाल गढ़ रक्षक को कहते थे, अक्ष पटलिक किसे बोलते थे, लेखा परीक्षक को बोलते थे, तालुका तहसीलदार को बोलते थे या तहसील को बोलते थे, महत्तम ग्राम प्रधान को कहते थे, प्रतिहार द्वार रक्षक को कहते थे, बलाध्यक्ष सेनानायक को कहते थे, कुलचारिक तहसीलदार को कहते थे। इस लेख में ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये हमने उत्तराखंड का इतिहास पहला भाग कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में और उत्तराखंड के जातियों के बारे में चर्चा परिचर्चा की। अब हम दूसरा भाग ऐतिहासिक काल और तीसरा भाग हम ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। देखो फास्ट रिवीजन था, इसलिए तेजी से हमने क्या किया, आपका रिवीजन किया है। इससे पहले भी हमने उत्तराखंड के क्या इतिहास के बारे में 3 वीडियो कंप्लीट 2 से 1.5 घंटा 2.5 से 3 घंटे वाली की है। आप वहां जाके इसे क्या डीपली पढ़ सकते हैं, अच्छा नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसके रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।